हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोसिव के बारे में देखा था और ब्लास्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं वो चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से हमने शुरू करा था। तो हमने जो है ब्लास्टिंग के दौरान यूज होने वाले टूल्स, ये हेडिंग डाली थी पिछले वीडियो में और यहाँ से हमने शुरू करा था। ठीक है, तो इसमें हम ब्लास्टिंग के दौरान कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं वो हमने देखे थे। जंपर, डिपर, स्क्रैपिंग स्पून, प्राइमिंग नीडल और टैंपिंग रॉड। तो ये जो टूल्स हैं, टूल्स यानी कि उपकरण, तो इनका यूज हम जो है ब्लास्टिंग के दौरान जो है करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हमने देखा था कि जब हम होल कर लेंगे तो होल में हमें एक्सप्लोसिव भी भरना पड़ेगा। तो अब जो है कौन कौन से जो एक्सप्लोसिव हैं और उनका क्या क्या कार्य है, उनका हम जो है उसके अनुसार जो है हम यूज करेंगे। तो हमने देखा था, पहला था जो है ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर, फिर इसके बाद से ब्लास्टिंग कॉटन या गन कॉटन, फिर डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, रॉक ए रॉक, कोर्डाइट और लिक्विड आर्सिया। तो इन सब का यूज हम जो है एक्सप्लोसिव के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है एक्सप्लोसिव को भी पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अब हमने जो है होल बना लिया है, होल में एक्सप्लोसिव को भी भर दिया है। अब एक्सप्लोसिव में आग लगाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे हमें आग लगाने के लिए पहला चीज़ हमें चाहिए फ्यूज, FUSE। तो पहली चीज़ फ्यूज हो गई। तो फ्यूज क्या होता है इसे हम पहले देख लेते हैं। ठीक, तो फ्यूज जो है क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये फ्यूज है। ठीक है ना, यहाँ पे इस फिगर में जो दिख रहा है ये भी क्या है, ये फ्यूज है। तो ये फ्यूज क्या है, ये फ्यूज जो है कुछ नहीं होता है, ये होता है जो कॉटन है ना। ठीक है, तो कॉटन को क्या करते हैं कि गन पाउडर में जो है मिक्स करके, कॉटन जो होता है कॉटन में गन पाउडर जो है लगा करके और उसके ऊपर क्या करते हैं कि वाटर प्रूफिंग लेयर चढ़ा देते हैं और इसके बाद से क्या करते हैं कि उसे सुखा लेते हैं और वो हमारे लिए क्या करता है कि फ्यूज का कार्य करता है। आग को एक जगह से ले जाने के लिए आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक जो है मीडियम का कार्य करता है। अब यहाँ पे हमने आग लगा दी है तो यहाँ से जलते 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 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो फ्यूज क्या है, कैसे बनता है, इसे हम लिख लेते हैं। तो फ्यूज जो है कपास यानी कि कॉटन, ठीक है ना, के रेशों को या कपास के रेशों के साथ गन पाउडर का यूज करके उसके ऊपर वाटर प्रूफ यानी कि जलरोधी परत लगाकर बनाया जाता है। तो फ्यूज क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो कपास का रेशा हो गया या कॉटन हो गया, उसको गन पाउडर में मिक्स करके और इसके बाद से क्या करेंगे कि उसके ऊपर वाटर प्रूफ जो है लेयर चढ़ा देंगे और लेयर चढ़ा के उसे हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो है कुछ ऐसे अरेंजमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे फाइबर वायर है, इसका जो कुछ टेक्निकल नाम है, फिर वाटर प्रूफिंग किया गया है। ठीक है, इसका यहाँ पे डायमीटर दिया गया है। तो ये कुछ नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है।
बस ये कैसे बनता है ये आपने देख लिया। तो अब ये करता क्या है, तो ये आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, ठीक है। तो फ्यूज का उपयोग फ्यूज का उपयोग फ्यूज का उपयोग जो है ब्लास्टिंग के दौरान आग को या आग ब्लास्टिंग के दौरान आग पहुंचाने में किया जाता है। तो फ्यूज का उपयोग जो है ब्लास्टिंग के दौरान जो है आग को पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज की जो जलने की दर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर पर मिनट या 10 mm पर सेकेंड होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्यूज होता है उसके जलने की दर 60 सेंटीमीटर पर मिनट या 10 mm पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। इसी को आप mm में और सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो वो चीज़ आ जाएगी 10 mm पर सेकेंड। तो इसको जो है ध्यान रखना है। तो ये हमने फ्यूज के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद से देखो, तो ये फ्यूज जो है आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में जो है कार्य कर रहा है। इसी तरीके से जो डेटोनेटर है, डेटोनेटर का भी यूज हम जो है करते हैं ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है, ब्लास्टिंग कराने के लिए। तो ये देखो डेटोनेटर है, इसमें ये इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है। तो इसका जो दूसरा सिरा होता है वायर का, इस दूसरे सिरे को बैटरी से हम जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि इस डेटोनेटर के अंदर एक चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ से वो बाहर निकलेगी चिंगारी, ये जो होल दिख रहा है आपको यहाँ से, और जो एक्सप्लोसिव होगा उसमें आग लग जाएगी और वो विस्फोट कर जाएगा, ठीक। तो ये जो है डेटोनेटर का अंदर का फंक्शन है ये वाला, और ये डेटोनेटर है, ठीक है ना। तो डेटोनेटर क्या है इसे हम लिख लेते हैं DETONATER, डेटोनेटर। तो डेटोनेटर क्या होता है कि ये ना, ये जो है ये एल्यूमिनियम की या कॉपर की ट्यूब होती है, ठीक है, ट्यूब है और उसी में इसका अरेंजमेंट है। तो डेटोनेटर क्या होता है कि कॉपर यानी कि तांबा, आर एल्यूमिनियम AULMINIUM, एल्यूमिनियम की बेलनाकार, ये देख रहे हो ये सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार TUBE ट्यूब होती है, ठीक, जिसका एक सिरा बंद तथा दूसरा खुला होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये डेटोनेटर का जो दूसरा वाला सिरा है वो क्लोज्ड है, और ये जो इसका पहला वाला सिरा है वो क्या है, ओपन है, तभी तो इसमें वायर गया है, ठीक है ना। तो इसका एक सिरा क्या होता है, बंद होता है, और दूसरा क्या होता है, खुला होता है, ठीक।
अब इस डेटोनेटर जो है इसकी जो लंबाई है, यहाँ पे लिखेंगे इसकी लंबाई 25 mm तथा डायामीटर 5 mm होता है। तो इसकी ये जो लंबाई है वो जो है 25 mm यानी कि 1 इंच, ठीक है ना, 1 इंच। अब इस 1 इंच को आप रियलाइज कर लो, 1 इंच जो होता है 25.54 सेंटीमीटर होता है, तो लगभग 1 इंच के बराबर इसकी लंबाई होती है। और इसका जो है डायमीटर जो है 5 mm होता है। तो आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना जो है लंबा है और इसका डायमीटर जो है कितना है, ठीक। तो ये जो है डेटोनेटर होता है, और डेटोनेटर को जो है ब्लास्टिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। इसका दूसरा सिरा को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होती है, मैंने बता दिया है, और वो ब्लास्ट कर जाता है। तो ब्लास्टिंग में सहायक है, ठीक है, BLASTING, ब्लास्टिंग में सहायक है, ठीक। और इसका यूज जो है किसके साथ करते हैं, तो ज़्यादातर इसका यूज जो है गन कॉटन, गन कॉटन और डायनामाइट, गन कॉटन और DYNAMITE डायनामाइट के साथ यूज करते हैं। तो इस डेटोनेटर का यूज जो है हम गन कॉटन के साथ, तो गन कॉटन को ही हम ब्लास्टिंग कॉटन भी कहते हैं, तो ब्लास्टिंग कॉटन या डायनामाइट के साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है क्या करा है कि जो फ्यूज है और जो डेटोनेटर है उसका उपयोग क्या है और वो जो है कैसे बना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम और पढ़ते हैं कि यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, ब्लास्टिंग में हम उसे होल करने से लेकर के और उसमें बारूद भरने तक और इसके बाद से उसे विस्फोट करने तक जो है कौन कौन सी क्रियाएं हमने करी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करा क्या है हमने कि होल बनाया है, और होल बना करके उसे साफ किया है, फिर उसमें जो है हमने बारूद भरा है, बारूद भर के उसकी कुटाई करी है, कुटाई करके हमने फिर उसमें फ्यूज लगाया है, या फ्यूज नहीं लगाया है तो डेटोनेटर लगाया है, और उसके बाद से हमने क्या करा है उसे ब्लास्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी है डेटोनेटर पे, सॉरी ब्लास्टिंग के दौरान, ठीक है ना। तो ब्लास्टिंग के दौरान हमने ये सारी चीज़ें करी हैं, तो इसे हम जो है कहाँ लिखेंगे, चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे मैं भूल गया, इसे और नीचे जाना चाहिए था पिक्चर को, तो यहीं पे छोटे से जगह में लिखेंगे कि ब्लास्टिंग जो है निम्न स्टेप में करते हैं, हेडिंग लिखेंगे BLASTING, ब्लास्टिंग निम्न स्टेप में करते हैं, ठीक। तो ये हमारी हेडिंग है। अब ब्लास्टिंग में पहला स्टेप क्या था, हमने होल किया, ठीक है ना। तो होल को लिखते हैं बोरिंग, BORING, बोरिंग होल। आपने सुना होगा हैंडपंप की बोरिंग, तो बोरिंग में क्या करते हैं, हैंडपंप के लिए होल ही तो बनाते हैं, तब ना उसमें पाइप डालते हैं, तो बोरिंग होल। फिर इसके बाद से क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग होल। तो होल को हम जो है स्क्रैपिंग स्पून से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे स्क्रैप कर लिया तो उसमें हम
विस्फोटक भरते हैं। तो जब विस्फोटक भरेंगे तो उसे हम कहेंगे चार्जिंग, CHARGING, चार्जिंग। जब हम उसमें विस्फोटक भर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं चार्जिंग। और चार्जिंग करने के बाद, भरने के बाद हम उसकी कुटाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं टैंपिंग। ठीक है, तो इसके बाद से कुटाई कर लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, FUSE, फ्यूज या डिटोनेटर भी लगा देते हैं। और इसके बाद से क्या करते हैं, फायर कर देते हैं। फायर मतलब आग लगा देते हैं, तो फ्यूजिंग एंड फायरिंग। तो ये सारा जो है ऑपरेशन हम करते हैं पूरे ब्लास्टिंग के दौरान। तो ये जो पांचों जो स्टेप हैं, किन किन स्टेपों में करते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग के दौरान जो है हम कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ठीक बात, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने फ्यूज को भी पढ़ लिया, डेटोनेटर को भी पढ़ लिया, और ब्लास्टिंग के क्या क्या स्टेप हैं वो भी पढ़ लिया। अब इसके बाद से देखो, इसके बाद से ये क्या हो गया, ठीक है। अब एक टर्म आता है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो चीज पहले बताना चाहिए था आपको। ठीक है, पर यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, LINE, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है LLR। अब ये लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है क्या? ठीक है, तो लीस्ट मतलब क्या होता है, कम। लीस्ट मतलब होता है कम, और रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, और लाइन मतलब होता है रेखा। ठीक है, तो वह कौन सी रेखा है, सबसे कम जो है वह कौन सी रेखा है, रेखा को हम दूरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी दूरी है जहां पे सबसे कम जो है प्रतिरोध होगा, सबसे कम जो है रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस मानेगी प्रतिरोध। ठीक है ना, तो एक बार मैं फिगर बनाता हूं और इसके बाद हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया हमारा रॉक। ठीक है, तो ये कोई हमारी रॉक हो गई। ठीक है ना, और क्या करा है हमने कि यहाँ पे ये जो है हमने होल करा। ठीक है, ये क्या करा है, हमने होल करा है, और हमें इस रॉक में जो है ब्लास्ट करना है। ठीक बात, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है विस्फोटक भर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से इसमें प्राइमिंग नीडल लगाएंगे, और उसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे, फ्यूज को लगा देंगे। तो ये क्या है, फ्यूज, FUSE, फ्यूज। और ये क्या है, एक्सप्लोसिव, EXPLOSIVE, ये एक्सप्लोसिव हो गया, ये फ्यूज हो गया। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, यहाँ पे इस रॉक में जो है क्रैक्स उत्पन्न हुआ है। ये जो है इस रॉक में क्या हुआ है, क्रैक्स उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अब जो है हम पढ़ रहे हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो वह कौन सी दूरी है जहां पे ये जो रॉक है वो जो है सबसे कम जो है प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये विस्फोट करेगा, जब हम फ्यूज को जला देंगे, तो जलाने के बाद क्या होगा कि विस्फोटक जो है विस्फोट करेगा, तो इसमें क्या होगा कि गैस उत्पन्न होगी। ठीक है ना, बहुत सारा गैस उत्पन्न होगा। अब देखो एक बात समझना, हम जो है इसे टैंपिंग कर देते हैं, मतलब कुटाई करते हैं इसकी, इसमें जब
क्या करते हैं हम एक्सप्लोसिव भर देते हैं। तो भरने के बाद ये जो साइड वाला जो जगह बचा हुआ है, इस जगह में हम मटेरियल क्ले वगैरह भर के जो है इसे पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ठीक है ना, ये खुला नहीं रहता है, ये पूरा जो है पैक रहता है, पैक। तो अब ये विस्फोट करेगा तो ये विस्फोटक में से क्या होता है, देखो कोई भी एक्सप्लोसिव होता है ना, जो एक्सप्लोसिव होता है EXPLOSIVE, तो कोई भी बम हो गया तो वो बम में क्या होता है, वो फटता है तो इतना ज़्यादा उसमें से गैस बनता है। मेन फंक्शन यही होता है, जो बम कार्य करता है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, इतना ज़्यादा गैस बनेगी तो उस गैस को निकलने के लिए जगह चाहिए, और वो जब जगह नहीं पाएगी तो क्या होगा, फट जाएगा। जैसे आपने गुब्बारा जब फुला रहे होते हैं तो गुब्बारा में गैस भरता जाता है और भरता जाता है, तो क्या होता है कि एक सीमा के बाद जब इसका बाहरी लेयर जो गुब्बारा होता है उसका बाहरी परत जब कमजोर पड़ता है तो वो फट जाता है ना। तो सेम वही फंक्शन बम जो होता है उसमें भी कार्य करता है। तो जब ये एक्सप्लोसिव है, हमने बाहर से इसका रास्ता बंद कर दिया है, अब ये इसमें जाते जाते आग लग जाएगी, तो आग लग जाएगी तो ये फट जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा गैस उत्पन्न होगा। तो अब ये गैस निकलना चाहेगा तो कहाँ से निकलेगा, जहाँ से मतलब कोई भी चीज़ निकलना चाहता है, कोई भी अगर भागना चाहता है तो उसको जो सबसे कम दूरी दिखती है, सबसे नज़दीक वाला रास्ता दिखता है, वहीं से वो जाना चाहेगा। तो अब यहाँ से देखेंगे कि कौन सा जो है सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे चट्टान में सबसे ज़्यादा क्रैक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो इसकी ये दूरी दिख रही है आपको, ये क्या है, सबसे कम दूरी है। ठीक है ना, तो जो एक्सप्लोसिव होगा, जो फटेगा ये, तो जो सारी गैसें होंगी वो यहाँ से इस क्रैक से जो है बाहर निकलना चाहेगी। ठीक है ना, तो यही क्या हो गया, इस दूरी को, ये जो इतनी दूरी हो रही है, ये इतनी जो दूरी है इसे ही कहेंगे हम लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, वह मिनिमम दूरी जहाँ से जो है कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, LLR। ठीक है, तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हमने समझ लिया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, चट्टान में बनाए गए होल के चारों तरफ वह मिनिमम दूरी MINIMUM, ठीक है, ये मिनिमम है MINIMUM। ठीक है ना, तो मेरा मिनिमम ऐसा ही होता है, तो आप लोग लिख लेंगे, मैंने स्पेलिंग बोल भी दिया है। तो चारों तरफ वह मिनिमम दूरी जहां से गैस को निकलने में कम से कम अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न हो। ठीक है, तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम दूरी है जहां से गैस को निकलने में सबसे कम रुकावट होगी। ठीक है, कम रेजिस्टेंस होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, तो उसी दूरी को हम लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के रूप में जो है क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में जो है यहाँ पे लिखना चाहें तो क्रैक्स हो सकता है, जो रॉक है उस रॉक में जो है जो सबसे नज़दीकी क्रैक्स होगा तो ये जो है कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। ठीक, इसके बाद से
नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट रॉक फेस, मतलब कि सबसे नज़दीकी रॉक का फेस। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव है, तो अगर ये क्रैक्स जो है यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना, ये क्रैक्स जो है ऐसे करके यहाँ पे करके ऐसे कुछ आता, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई, ज़्यादा है। और रॉक का फेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ से ये वाली दूरी क्या है, कम है, इसकी तुलना में ये वाली दूरी कम है। तो ये रॉक का क्या है, फेस है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक। और इसके बाद से प्लेन ऑफ क्लीवेज, PLANE, प्लेन ऑफ क्लीवेज, CLEAVASE। तो प्लेन ऑफ क्लीवेज, तो ये जो है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि यही ये जो परत है, अब इसके बाद से अब क्या होता कि, नहीं रुको, पहले मिटा देते हैं बाकी ये वाले सबको। अरे चलो फिर से बना देते हैं, ठीक है। और ये एक्सप्लोसिव, तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये ऐसे लेयर के रूप में है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ से ये अलग रॉक है, यहाँ से अलग रॉक है और यहाँ से ऊपर वाली अलग है। तो अब ये यहाँ से क्या होगी, इसका जो क्लीवेज है, क्लीवेज हमने क्या पढ़ा था कि वह फेस होता है जहाँ से वो अलग हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये अलग हो सकता है। तो यहाँ से ये जो मिनिमम दूरी दिख रही है ये क्या हो, अब यहाँ पे क्लीवेज है, यहाँ पे वो ज्वाइंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले से ही क्रैक्स उत्पन्न होंगे। तो इसमें से भी क्या हो सकता है, ये जो दूरी होगी मिनिमम यहाँ से और यहाँ तक की, ये जो मिनिमम दूरी होगी वो LLR हो जाएगी, ठीक है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यही होता है। तो अब इसी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के आधार पे जो है हम एक्सप्लोसिव की लगभग मात्रा जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं तो आप बताओ कि अब ये इतनी दूरी है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव को यूज कर लेंगे, तो उस एक्सप्लोसिव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो गैसें उत्पन्न होगी उस क्रैक से जो है क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो अब ये बाहर जल्दी ही निकल जाएगी, तो ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो है हमारे यूज का नहीं रहेगा। तो हम इस वाले मतलब जो सिचुएशन होगी, जो LLR होगा, तो उसके लिए हम इतना ही विस्फोटक रखेंगे कि वो यहाँ के लिए इफेक्टिव हो, ठीक है ना। तो अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है, क्योंकि भाई वो पैसे से आएगा तो हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा, इकोनॉमिकल जो है नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव की मात्रा जो है हम लगभग में निकालते हैं, इससे एक्यूरेट नहीं आता, मतलब हमें अनुमान चल जाता है कि इतना हमें चाहिए। तो क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव EXPLSIVE, तो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हमें जो है निकालना है, और ये हमें ग्राम में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जो है हम जो है ऐसे ज्ञात करेंगे, LLR, ठीक है। LLR का जो है स्क्वायर अपान में 0.008। तो ये फार्मूला है, और इसके आधार पे जो है हम एक्सप्लोसिव की मात्रा जो है ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमें एक्सप्लोसिव की मात्रा मिलेगी वो हमें ग्राम में मिलेगी, है ना। तो ये जो LLR है वो क्या है, मीटर में है, ठीक।
तो LLR जो है मीटर में है और इसके आधार पे हम एक्सप्लोसिव की मात्रा ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ब्लास्टिंग के जो भी जितने भी सारे चीज़ें थी ब्लास्टिंग से रिलेटेड, वो हमने क्या करी है कि ख़त्म कर लिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जब हम चट्टानों को तोड़ लेते हैं तो उसके बाद से हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है ना। हमने ऊपर पढ़ा था कि चट्टानों की हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग। तो अब ड्रेसिंग में जो है क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स ऑफ ड्रेसिंग, METHOD, मेथड्स ऑफ ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग में बेसिकली हम जो हमारा स्टोन है उसको हम सरफेस प्रदान करते हैं। ठीक है। अब ये ड्रेसिंग में कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, पॉलिश भी करेंगे, उसका जो डिजाइन भी करेंगे उस पर, ये सारी चीज़ें जो है ड्रेसिंग में आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर लिखें, सबसे पहले ड्रेसिंग में तो एक्स फिनिश, EXED, एक्स फिनिश, FINISHED। अब देखो ड्रेसिंग में हमारा मेन मकसद क्या है कि उसको सरफेस प्रदान करना, उसकी जो है डिजाइन करना, ये सारी चीजें जो है ड्रेसिंग में आती है। ठीक है ना। तो एक्स फिनिश में क्या होता है कि जब हम जो हमारी रॉक रहती है, ठीक है ना, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो जो रॉक रहती है उसका जो सरफेस अनइवन रहता है, कहीं से उभरा हुआ रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स होती है, एक्स के द्वारा इस टेढ़े पार्ट को यहाँ से काट करके हटा देते हैं, इस पार्ट को काट करके इसे बाहर हटा देते हैं, तो इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, समतल होता है। ठीक है। तो इसमें जो है हम एक्स फिनिश में यही करते हैं। तो एक्स फिनिश में क्या करते हैं, नुकीले पार्ट को, नुकीले पार्ट को काटते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे लिख लेना कि जैसे ग्रेनाइट हो गया, तो ग्रेनाइट क्या होता है, हार्ड होता है, तो ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, इन सब का जो है हम एक्स फिनिश करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद से हम आते हैं, देखो एक्स फिनिश का मतलब बस यही है कि जो पार्ट निकला हुआ होगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको काट करके हम बराबर कर लेंगे। अब एकदम जैसे आप सोच रहे हो कि ऐसा फिनिश होगा, तो ऐसा नहीं होगा, काम चलाऊ होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है कम हो जाएगा, अगर हम उसे ले जाएंगे तो कम भारी होगा। बात समझ रहे हो ना, मतलब रफली। फिर इसके बाद से प्लेन फिनिश, PLANE, प्लेन फिनिश, FINISH। अब प्लेन फिनिश में हमने एक्स फिनिश में इसके नुकीले पार्ट को काट के हटा लिया, तो अब इसके जो सरफेस होगा ना उसे हम प्लेन करेंगे। तो क्या करेंगे, सरफेस को प्लेन करते हैं। अब जो है ऐसा करेंगे एकदम प्लेन। ठीक है। तो अब जो है इसका जो सरफेस होगा उस सरफेस को हम प्लेन कर देंगे बिल्कुल। ठीक। फिर इसके बाद से हम आते हैं पॉलिश, POLISHISHED, पॉलिश फिनिश। अब पॉलिश में क्या करते हैं, पी है ये क्या है, पी है। तो अब पॉलिश फिनिश में क्या है कि जो स्टोन है, स्टोन के ऊपर हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है। पॉलिश कर देंगे तो वो देखने में और अच्छा लगने लगेगा, मुलायम हो जाएगा, सरफेस उसका फ्रिक्शन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि स्टोन के सरफेस पर, स्टोन के SURFACE, सरफेस पर पॉलिश करते हैं। अब ये देखो पॉलिश जो है हम
सब पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। पॉलिश जो अच्छे अच्छे स्टोन हैं जिनका यूज हम ऑर्नामेंटल वर्क में कर रहे हैं, तो उन पे हम जो है कर सकते हैं। तो जैसे कि मार्बल हो गया, MARBLE मार्बल, और ग्रेनाइट, इन पे क्या होती है, मार्बल एंड ग्रेनाइट पर जो है पॉलिश जो है अच्छी होती है, ठीक है ना। POLISH, पॉलिश अच्छी होती है। तो इस मार्बल का यूज, इस ग्रेनाइट का यूज तो हम जो है जहाँ पे ज़्यादा हमें लोड वियर करना होता है वहाँ पे हम करते हैं। लेकिन इस मार्बल का यूज हम ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं, मूर्तियों को बनाने में करते हैं। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, मार्बल पे पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे पॉलिश कर देंगे तो उस पे जो है चमक आ जाएगी, अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो है हम मार्बल पे करेंगे। फिर इसके बाद से आएगा सर्कुलर फिनिश, CIRCULAR, सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर, FINISH। अब सर्कुलर फिनिश में क्या करते हैं, सर्कुलर फिनिश में आपने देखा होगा कि जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके जो कॉलम लगे हुए हैं, जो कॉलम कॉलम बने हुए हैं वो क्या है, सर्कुलर है, ठीक है ना। तो अभी अभी जब हम रॉक प्राप्त करेंगे तो वो क्या होगा कि स्टोन के ब्लॉक के रूप में होगा, है कि नहीं। स्टोन ब्लॉक के रूप में होगा, ऐसे क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर। तो इसको हम जब सर्कुलर बनाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर फिनिश कहेंगे। आ रही बात समझ में। तो जब हम इस रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल शेप को, इसको अब हमें हमें ये साइड से जहाँ से क्वेरी है, जहाँ से खदान से हम निकाल रहे हैं वहाँ से सर्कुलर तो मिलेगा नहीं। वहाँ से हम अगर सर्कुलर हमें मिल भी जाएगा तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगी। तो हम जो है रेक्टेंगुलर जो है या क्यूबिकल शेप में प्राप्त करते हैं ब्लॉक के रूप में, और फिर उसे हम जो है सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। तो स्टोन को जो है क्या करते हैं, सर्कुलर शेप प्रदान करते हैं। तो स्टोन को CIRCULAR, सर्कुलर शेप प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब जो है सर्कुलर शेप हम जनरली किस में बनाएंगे, तो कॉलम में बनाएंगे, ठीक है ना। तो COLOUM, कॉलम बनाने के लिए CIRCULAR, सर्कुलर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं और हम सर्कुलर फिनिश करते हैं कॉलम के लिए। फिर अगली फिनिश की बात करेंगे तो कॉम्ड या ड्रैग्ड फिनिश, COMBED, कॉम्ड फिनिश, FINISH, फिनिश, आर ड्रैग्ड, DRAGGED, ड्रैग्ड फिनिश। अब देखो ये जो कॉम्ब लिखा हुआ है, कॉम्ड का मतलब होता है कंघा, ठीक है ना। आप रोज बालों में कंघी करते हो तो बाल कैसे हो जाते हैं, बालों में कंघी करते हो तो कंघी में जो दांत लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये मान लो आपका ये कंघी हो गया, ठीक है ना, उसमें ऐसे 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 जो है दांत लगे हुए होते हैं। तो इस कंघी को पकड़ करके यहाँ से और घसीटोगे तो इसमें ऐसे ऐसे जो है क्या होंगे, निशान पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, लाइन पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं कॉम्ड या ड्रैग्ड फिनिश। तो जैसे ये क्या हो गया, स्टोन का एक ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस कंघे कंघे जैसे ही लाइनें बना देंगे। तो जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, हमारा जैसे मन करेगा वैसे, ठीक है। ये लाइन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये
कॉम्ड फिनिश हो गया, और इसी को ड्रैग फिनिश कहते हैं। ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना, ड्रैगिंग करना। तो इस पे कंघे को घसीट रहे हो तो लग रहा है ना जैसे कि इस कंघे को क्या करा गया है, इस पे घसीटा गया है, ड्रैग किया गया है। तो ये कॉम्ड या ड्रैग फिनिश है, ठीक है। तो इस पिक्चर को बना लेना। ऊपर देखो, ऊपर फिगर है। अब तो ये वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला, क्या होगा इसको, तो पता नहीं, ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है, एक मिनट रुक, मैं देखता हूँ। तो आप जो है देखो इसको, ये क्या है, कॉम्ड या ड्रैग फिनिश है, ठीक है ना। इसे मैं एक बार, चलो यहीं पे देखो, बाद में मैं इसे अच्छे से कर दूंगा, तो सही। तो आप जो है इसमें देख पा रहे हो कि इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई है, मतलब कैसे भी लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। फिर ऐसे ऐसे बनी हुई है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो कैसे भी क्या है कि लाइन बनी हुई है, तो ये क्या है, ये कॉम्ड या ड्रैग्ड फिनिश है, ठीक है। इसे हम कॉम्ड फिनिश कहेंगे या ड्रैग्ड फिनिश कहेंगे, DRAGED, ठीक। तो यहाँ पे था LLR का स्क्वायर 0.08, और ये ऐसे था, ठीक है। तो इसे मैं बाद में सही से कर दूंगा, ठीक है। तो कॉम्ड या ड्रैग्ड फिनिश क्या है ये आपने देख लिया। अब हम आगे आते हैं, इसका एक रफली पिक्चर भी बना देते हैं यहाँ पे, ताकि समझ में आए। आप लोग जो है इसे बना लेना। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉम्ड या ड्रैग्ड फिनिश हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद से आते हैं बोस्टेड या ड्रॉप्ड फिनिश। क्या है अगला फिनिश, BOASTED, बोस्टेड, आर ड्रॉप्ड, DROVED, ड्रॉप्ड फिनिश, FINISH। अब बोस्टेड या ड्रॉप फिनिश में क्या करते हैं कि स्टोन के जो सरफेस पे हम जो है डिसकंटिन्यूअस पैरेलल लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बोस्टेड या ड्रॉप फिनिश। तो जैसे कि ये कोई स्टोन का ब्लॉक हो गया, तो इसके सरफेस पे क्या करेंगे, ऐसे पैरेलली डिसकंटिन्यूअस लाइन बना लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इस फिनिश को कहेंगे बोस्टेड या ड्रॉप्ड फिनिश। फिर 7वें नंबर पे बात करें तो टूल्ड फिनिश, TOOLED, टूल्ड फिनिश, FINISH। अब टूल्ड फिनिश में क्या करते हैं कि इसमें ना स्टोन के सरफेस पे जो है हॉरिजेंटल कंटिन्यूअस पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो स्टोन के सरफेस पे इस वाले पिक्चर में यहाँ पे
बना देते हैं। ये 3 पिक्चर में बना देता हूँ। ये स्टोन हो गए 3 अलग अलग। तो स्टोन के सरफेस पे हॉरिजेंटल तो यहाँ पे ये ऐसे, ये कंटिन्यूअस क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये इंक्लाइंड लाइन। तो इसे हम क्या कहेंगे, टूल्ड फिनिश कहेंगे। तो उसमें हमने क्या किया है कि हॉरिजेंटल HORIZONTAL, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और इंक्लाइन मतलब नत, ठीक है, हिंदी में नत, INCLINED, इंक्लाइन, कंटिन्यूअस, CONTINEOUS, कंटिन्यूअस, PARELL, पैरेलल लाइन। तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल या इंक्लाइंड जो है कंटिन्यूअस पैरेलल लाइन इसमें हम बनाते हैं, ठीक है। फिर इस वाले में लिख लेते हैं कि इस वाले में हमने क्या किया कि डिसकंटिन्यूअस पैरेलल लाइन बनाते हैं। DISCONTINUOUS डिसकंटिन्यूअस, PARALLEL, पैरेलल लाइन। तो इस वाले फिनिश में हमने क्या करा कि डिसकंटिन्यूअस पैरेलल लाइन बनाया और इसमें क्या करा हमने कि कंटिन्यूअस पैरेलल लाइन बनाया। फिर अगले पे आते हैं। तो अगले का नाम है रेटिकुलेटेड, RETICULATED, रेटिकुलेटेड फिनिश, ठीक। और अगले पे आएंगे तो अगले का नाम है बर्मी, VERMICULATED, वर्मिकुलेटेड या वर्म, WORM, वर्म, EATEN फिनिश। तो रेटिकुलेटेड, वर्मिकुलेटेड और इसके बाद से वर्म इटेन फिनिश। तो अब ये दोनों फिनिश क्या होते हैं, तो इसको मैं जो है आपको ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ड्राइड फिनिश है या कॉम्ब फिनिश है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पिक्चर है इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा, चलो ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है, टूल फिनिश है, ठीक है। इसमें देख रहे हो आप हॉरिजेंटल जो है पैरेलल लाइन बनाए हुए हैं। फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है, रेटिकुलेटेड फिनिश है, ठीक है ना। ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये जो है रेटिकुलेटेड फिनिश है। इसमें देखो ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे निशान आप देखे होंगे जैसे कि सांप हो गया या और कई जानवर हो गए, चीता हो गया, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है कि ऐसे जो निशान होते हैं बने होते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, मोर का जो पंख हो गया, तो ऐसे ही होते हैं ना। तो ये ऐसे जो निशान होते हैं सारे के सारे, उसे हम रेटिकुलेटेड फिनिश कहते हैं, अगर हम वैसे ही स्टोन पे फिनिशिंग कर दे तो, ठीक। फिर इसके बाद से ये देखो ड्रैग्ड फिनिश है। कॉम्ड हमने ऐसे बस केवल लाइन बनाई थी और इसमें देखो कैसे बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो है ड्रैग्ड फिनिश है, ऐसा दिखता है।
फिर ये बोस्टेड फिनिश है, ठीक है। ये क्या है, बोस्टेड फिनिश है। बोस्टेड फिनिश में हमने हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड लाइन बनी हुई है, ठीक। तो ये जो है बोस्टेड फिनिश है। फिर ये एक और फिनिश है, फरोड फिनिश। तो ये एक और फिनिश है, क्या है, फरोड फिनिश। फिर यहाँ पे इस पिक्चर में देखो आप, ये पिक्चर क्या है, हैमर्ड ड्रेस्ड फिनिश। ये हथौड़े से ड्रेसिंग किया हुआ है इसकी, तो हैमर ड्रेस्ड फिनिश है। तो ऐसे ही बहुत सारे फिनिश हैं। अब स्टोन पे आप जो है बहुत सारे कई प्रकार से जो है आप फिनिशिंग कर सकते हो, मतलब कि उस पर ड्रेसिंग कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक। तो ये जो है इसे और छोटा कर देते हैं। तो ये फिनिश हमने देख लिया। फिर इसके बाद से वर्मी क्यूलेटेड बताना था आपको। तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये क्या है, वर्मी क्यूलेटेड फिनिश है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये रेटिक्यूलेटेड था, ठीक है। ये वाला रेटिक्यूलेटेड था, और ये वाला क्या है, ये वाला जो फिनिश है ये वर्मिक्यूलेटेड है या वर्म इटेन। तो जैसे आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे जो है ऐसे बना हुआ है, तो आप जब देखते हो कि जो छोटा सा कीड़ा होता है, तो वो पेड़ पौधों पे जो सब्जियां होती हैं या पौधे के पत्तियां होती है, तो उस पे जब लग जाता है, तो वो जब ऐसे ऐसे चलता है तो कुछ वैसा ही निशान बना हुआ है ना। क्या है, वैसा ही बना हुआ है। जैसे केचुआ हो गया, तो केचुआ जब चलता है तो उसके जो निशान होते हैं जैसे होते हैं टेढ़े मेढ़े, वैसे ही ये बना हुआ है, ठीक है। वर्म मतलब होता है वही कीट पतंगा, कीड़ा। तो वो जब चलता है तो जैसे निशान बन जाते हैं वैसे ही इसकी फिनिशिंग की हुई है। तो इस वजह से इसका नाम है वर्मिक्यूलेटेड या वर्म इटेन। जब कीड़े मकोड़े पत्तियां भी खाते हैं तो वो ऐसे ही निशान छोड़ देते हैं, ठीक है। जहाँ पे खा जाते हैं वो ऐसा ही निशान बन जाता है। तो इस वजह से इसका नाम है वर्मिक्यूलेटेड, ठीक। तो अब इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सारी हमने क्या करी है, कि जो भी हमने ड्रेसिंग करी है, ठीक है ना। तो इस ड्रेसिंग को करने में हम जो है टूल्स का यूज करते हैं। कुछ जो है हमारे पास जो है टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं कि टू मतलब कि फिनिशिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब टूल्स जो है कई सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, टूल्स का मतलब होता है उपकरण, यूज्ड इन, टूल्स यूज्ड इन ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग करने के लिए कौन कौन से जो है टूल्स का यूज करते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है ना। अब मैं टूल्स का जो है नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप जो है टूल्स का नाम लिख लेंगे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो आप, ठीक है, दिख रहा होगा। और इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो टूल्स हैं इनका यूज हम ड्रेसिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ क्या है, स्पेलिंग हैमर है, मेस हैमर है, मैलेट हैमर है, फिर स्कैबलिंग हैमर है, पिक हैमर है, फेस हैमर है। तो इन सब का हम जो है ड्रेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे हमने जब हेडिंग लिखी है टूल्स फिनिश, टूल्स उपकरण फॉर ड्रेसिंग, जो भी हेडिंग थी, क्या था, टूल्स यूज्ड इन ड्रेसिंग। तो यहाँ पे वो जो सारे नाम हैं वो आप जो है क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। और बस नोट कर लेंगे केवल,
ऐसे ही, ताकि आप एक बार जब पढ़ें तो रिवाइज करें तो ये सब जो है पढ़ लें तो आपके दिमाग में बना रहे। वैसे क्वेश्चन ये आता है कि ब्लास्टिंग के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं और ड्रेसिंग के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं। ज़्यादातर तो ब्लास्टिंग के लिए पूछता है, तो ब्लास्टिंग वाले टूल्स अगर आपको याद हैं तो वही 5 टूल्स यूज किए जाते हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आप जो है बता सकते हैं। तो इनको ज़्यादा को याद रखना कोई वो नहीं है, बस एक बार जो है आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये टूल्स जो है ये हैमर है, तो इन हैमर का यूज करते हैं हम ड्रेसिंग के लिए। फिर इसके बाद से बूस्टर, फिर पॉइंट, चीजेल, चीजेल का मतलब छेनी होता है, और ये नुकीला कोई है। फिर इसके बाद से टूथ चीजेल, इसमें दांत बने हुए हैं, छेनी है। फिर क्लेव चीजेल, ये रेक्टेंगुलर ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक। फिर इसके बाद से ये जंपर है नुकीला सा। फिर ये ज्वाइंटर है। फिर ये स्क्वायर है, जो देखे होंगे आप, जो है आपके घरों में जब छत बनते हैं तो उसको नापने के लिए, मतलब रेक्टेंगुलर पूरा कर रहा है कि नहीं, जब वो पत्थर काटने वाला आता है तो वो ऐसा लिया रहता है, ठीक है ना, तो वही है। फिर इसके बाद ये क्या है, ड्रैग है। तो ये जो है वैसे ऐसे ऐसे जो है इस पे निशान बन जाएंगे जब वो ड्रैग करेगा तो, ठीक है, निशान बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे टूल्स जो है ड्रेसिंग में यूज किए जाते हैं। बस इसको आप जो है एक बार देख लेना, और ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ड्रेसिंग में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं वो हमने देख लिए हैं। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, कि एग्जाम में जो है कैसे जो है पूछा जाता है। तो ये जो मैलेट है, ठीक है, यहाँ पे जो सारे के सारे नाम थे वो नोट कर लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेकर के, और हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दो, तब इसके बाद से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मैलेट होता है, मैलेट हैमर, तो मैलेट हैमर से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन हैं, उसको देखते हैं। इसका भी जो है डबल रूल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा टूल्स नहीं, टूल, DRESSING, ड्रेसिंग में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन है A, B, C और इसके बाद से D। तो क्या है, CRAS, क्रॉस कट सॉ। फिर इसके बाद से X, इसके बाद से मैलेट, MALLET, मैलेट, इसके बाद से CRO, क्रो बार। तो ये टूल्स के नाम दिए हुए हैं। फिर इसके बाद से आगे और बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन है उसको भी नोट कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा टूल ड्रेसिंग में प्रयोग होता है, ठीक। अब इसके भी ऑप्शन है 4। तो पहला ऑप्शन में क्या है, SCRAPING, स्क्रैपिंग, स्पून। और दूसरे में क्या है, MALLET, मैलेट। और तीसरे में क्या है, जा मिल। और ये क्या है, डिपर, ठीक है ना।
तो ये दो क्वेश्चन है और दोनों में जो है पूछ रहा है कि एक में पूछ रहा है कि ड्रेसिंग टूल जो है कौन सा नहीं है, और दूसरे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है ड्रेसिंग टूल है। ठीक है बात ना। तो देखो इसमें देखो ये स्क्रैपिंग स्पूल हमने ब्लास्टिंग के लिए, ब्लास्टिंग वाला उपकरण है। ठीक है, ब्लास्टिंग के दौरान इसको जो है होल को साफ करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो डीपर है, डीपर का यूज होल को गहरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसको होल को साफ करने के लिए, इसको होल को गहरा करने के लिए। और ये जा मिल है, ठीक है ना, JAW है, JAW है, तो ये जा मिल है। तो ये मिल जो है क्या है, ये पत्थर को तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जा मतलब जबड़ा, तो आपका भी जबड़ा है, बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं उन सबका जबड़ा है। तो ये जबड़ा है। जबड़ा क्या है, जबड़ा जो हमारा जो मुंह है, तो मुंह का जो नीचे वाला जो सिरा है, नीचे वाला जो ऊपर नीचे होता है उसे जबड़ा कहते हैं। तो ये जबड़ा मिल में पत्थर को तोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ड्रेसिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैलेट जो है सही होगा। ठीक है ना, ये डीपर तो ब्लास्टिंग का टूल है और स्क्रैपिंग भी ब्लास्टिंग का उपकरण है, लेकिन ये जा मिल है, ये पत्थर को तोड़ने का कार्य करता है, तो ड्रेसिंग में यूज नहीं होगा। फिर मैलेट का यूज हम जो है करेंगे ड्रेसिंग के लिए। तो इस वाले में ड्रेसिंग ऑप्शन जो है सही हो रहा है। ठीक, फिर ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्रॉस कट सॉ है, एक्स है, क्रोबार है और इसके बाद से मैलेट है। और इसमें पूछ रहा है कि नहीं होता, कौन सा ड्रेसिंग में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ड्रेसिंग में यहाँ पे मैलेट जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैलेट तो वैसे होता है, नीचे वाले के अनुसार हो रहा है, और ऊपर वाले में यहाँ पे दे रखा है क्रॉस कट सॉ, एक्स और क्रोबार। तो ये जो क्रॉस कट सा, एक्स और ये जो क्रोबार, ये जो उपकरण दे रखे हैं, ये भी सारे के सारे क्या हैं, ये ड्रेसिंग के टूल हैं। ठीक है ना, तो ऊपर जो हमने बस केवल थोड़ा सा ही देखा है, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो उन सारे को लिख के क्या करेंगे जब वो पूछे नहीं जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये सारे जो है टूल्स, ये वाले जो ड्रेसिंग में यूज किया करे जाते हैं। फिर यहाँ पे हैमर हैं, इतने सारे हैमर जो है ड्रेसिंग में यूज करे जाते हैं। तो अब इनको लिख के क्या फायदा, एग्जाम में जो है पूछे नहीं जाएंगे, तो फालतू में लिख के अपना टाइम बर्बाद करेंगे पढ़ते समय। तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नाम दे रखे हैं क्रॉस कट सॉ, एक्स और क्रोबार, इनको भी वहां पे नोट कर लेना और इनको सबसे ऊपर नोट करना। ठीक है, इनको सबसे ऊपर नोट कर लेना, या लिख लिए होगे तो जहां भी जगह मिले वहां पे लिख लेना इसको। तो ये दो क्वेश्चन हैं। तो मैलेट, मैलेट को ध्यान में रखना, ड्रेसिंग के लिए भी यूज करेंगे और वहां पे भी यूज करेंगे, ड्रेसिंग के लिए भी यूज करेंगे और नहीं भी करेंगे। जैसे कि आप वहां पे देखिए, जब हमने जंपर को लगाया स्टोन पे, तो स्टोन को धंसाने के लिए कुछ चाहिए ना हमें, हथौड़ा। तो यहाँ पे मैलेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, धंसाने के लिए। तो ये विस्फोटक में भी यूज करते हैं, ब्लास्टिंग में भी और ड्रेसिंग में भी, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मैलेट। ठीक, अब थोड़ा सा और बच रहा है, हाँ तो खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हमने देख लिया, 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है, तो अपलोड होने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद से ये हमने देख लिए, ठीक है ना। अब जब हम स्टोन प्राप्त कर चुके हैं, तो स्टोन को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त कर लिए हैं, तो अब उसको जो है हमारी ज़रूरत के अनुसार हम क्या करते हैं कि उसे जो है तोड़ते हैं। ठीक है ना, जिस साइज की हमें ज़रूरत रहेगी स्टोन की, या उसी को हम जब तोड़ देते हैं तो कहने लगते हैं एग्रीगेट। यही जो स्टोन होता है, इसी स्टोन को जब हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज करने लगते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए जब हम यूज करेंगे, तो इसी स्टोन को हम वहां पे नाम देते हैं क्या, एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट में कौन सा एग्रीगेट,
तो कोर्स एग्रीगेट यानी कि मोटा मिला हुआ। ठीक है, तो अब जो है क्रशिंग में क्या करते हैं कि क्रशिंग में स्टोन को जो है कर्सर की सहायता से जो है छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, वैसे तो हमने लिखा था ऊपर जब टर्म लिखाए थे हमने CRUSHING। तो क्रशिंग में क्या करते हैं कि स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ते हैं। तो स्टोन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ लेते हैं क्रशिंग के दौरान। ठीक है, क्रश मतलब आप समझ रहे हो, क्रश करना यानी कि उस पर कंप्रेसिव लोड लगा के उसको तोड़ देना। तो अब इसमें जो है कौन कौन से जो है कर्सर यूज किया जाता है, मशीन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना FOLLOWING। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, CURSHER कर्सर यूज्ड इन क्रशिंग, CRUSHING। तो स्टोन को तोड़ने के लिए, छोटा छोटा करने के लिए हम लोग 1 2 3 और ये 4। तो पहला है जा कर्सर, CURSHER जा कर्सर, ये जा मिल लिखा हुआ है, वही जा कर्सर का नाम है। ठीक है ना। फिर रोलिंग मिल, ROLLING रोलिंग मिल। फिर इसके बाद से बाल हैमर मिल, HAMMER हैमर मिल। फिर इसके बाद से बाल मिल, BALL बाल मिल। तो इन बस इनका जो है नाम याद रखना कि जो है क्रशिंग के दौरान जो है ये वाले जो मशीन है ये यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। वैसे इनका फंक्शन जो है, जैसे कि जा कर्सर क्या है, रोलिंग मिल क्या है, हैमर मिल क्या है, बाल मिल क्या होता है। तो इन पे जो है बिल्डिंग मटेरियल में, जब आप अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट देख रहा है तो इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पूरा इस पे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि जा कर्सर का फंक्शन क्या होता है, पूरा बताइए। ठीक है, रोलिंग मिल का, हैमर मिल का, बाल मिल का। अगर आपके बुक में अगर जो भी मतलब जितने भी सारे मशीन दिए होंगे ये 3-4 में से, तो उनका पूरा फंक्शन जो है आप पढ़ लेंगे, और वो जो एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं पूरा लिखने के लिए। ठीक है, तो जैसे जा कर्सर है, तो जा कर्सर यहाँ पे देखो मैंने वहां पे रखा था, तो इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोग देख लो। ठीक, तो ये जा कर्सर है, इसका ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग जो है जबड़ा है, ये क्या है, जबड़ा है। ठीक है ना। तो ये इसमें स्टोन यहाँ पे फीड मतलब क्या होता है, फीड मतलब खाना देना, फीडिंग करना। तो इसमें स्टोन दे रहा है इसको, तो अब ये जबड़ा क्या करेगा, जबड़ा जो है दबा देगा इससे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, और नीचे से क्या हो जाएगा, क्रश करके निकल जाएगा। यहाँ पे पहले से गैप है, इसमें सेट किया हुआ है कितना गैप है, और ये उतना साइज का जो है बाहर आ जाएगा, जितना साइज का हमें चाहिए उतना साइज का गैप रखेंगे और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसका सारा फंक्शन जो है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे अभी कर रहे होंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, तो देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट देख रहा होगा अभी तक। ठीक बात। अब जब हम इस स्टोन को हम तोड़ लिए हैं, तो तोड़ने के बाद जो है हम स्क्रीन का भी यूज करेंगे। मतलब भैया अब हम इसे तोड़ लिए, तो इसमें बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, बहुत छोटे भी होंगे, सारे का मिक्सअप होगा, है कि नहीं। तो सारे स्टोन का इसमें क्या होगा, मिक्सअप होगा, या एग्रीगेट कहें तो अब हमें इसे अलग करना है। हमें चाहिए अलग अलग हिसाब से, मतलब हमें बहुत छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए। तो हमें जिस साइज का चाहिए उस हिसाब का हमें मिलने के लिए क्या करेंगे, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, चालना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे आप
चालनी में आटा को चालते हो तो क्या होता है कि आटा जो है नीचे चला जाता है और जो उसमें घुन होते हैं या जो भी कीड़े होते हैं जो बड़े होते हैं वो बाहर ही अटक जाते हैं। तो उसी तरीके से जो स्क्रीन स्क्रीन को ही चालनी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो SCREENING। तो स्क्रीनिंग मतलब, स्क्रीन का मतलब चालनी। तो स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि कड़ों को जो है उनके साइज के अनुसार जो है क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक निश्चित साइज के कड़ों को अलग करते हैं, ठीक है। तो आपको जिस साइज का चाहिए, आपको जिस साइज का चाहिए स्टोन, तो उस साइज का आप क्या करिए कि स्क्रीन लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे कि मान लो आपको चाहिए 10 mm का, या आपको चाहिए 10 सेंटीमीटर का, तो आपने 10 सेंटीमीटर का चालनी लगा दिया है। तो इस पे सारे के सारे स्टोन डाल देंगे जो क्रॉस हुए हैं। तो क्या होंगे कि जो 10 mm से छोटे होंगे वो नीचे चले जाएंगे, तो 10 mm से जो ऊपर होंगे वो उस पर अटक जाएंगे, ठीक है ना। और भी आपको करना है, तो आपको 10 से 8 के बीच में चाहिए तो यहाँ पे 8 का लगा दो, तो 10 से नीचे आ जाएंगे और 8 से ऊपर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे जो है हमें जिस साइज के चाहिए होते हैं उस साइज के प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, जब स्क्रीनिंग करते हैं तो वो पूरा ऐसे होता है, कई सारे स्क्रीन जो है ऐसे नंबर्स में लगे होते हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपर बड़ी साइज, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, जो सबसे छोटी होती है वो सबसे नीचे होती है, ठीक। तो हम ऊपर से क्रश जो स्टोन है उसको डालते जाते हैं। तो अब ये स्क्रीनिंग में जो है छन छन के अब इसमें से इस साइज का जो है स्टोर होता जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे स्टोर होता जाता है। आप ये मत समझो कि ये इसको हाथ से हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, ये आटा नहीं है भैया, ये स्टोन है। ये क्या होता है, भारी होता है। तो ये सारे के सारे जो है मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में जो है कौन कौन से स्क्रीन है जिनका हम यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्या है कि स्क्रीन है। तो इन स्क्रीन का यूज हम स्क्रीनिंग के दौरान करते हैं, तो हम जो है वो देख लेते हैं, ठीक। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्क्रीन है। पहला है रिवॉल्विंग, REVOLVING रिवॉल्विंग स्क्रीन। और फिर इसके बाद है वाइब्रेटिंग, VIBRATING वाइब्रेटिंग, SCREEN वाइब्रेटिंग स्क्रीन। और फिर इसके बाद है शेकिंग, शेकिंग स्क्रीन, SCREEN। तो रिवॉल्विंग में आप देख रहे हो कि वो क्या हो रहा होगा, वो ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है ना। किसी सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट क्या हो रहा होगा, वो रिवॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा, इसमें क्या होगा, स्टोन होगा। तो स्टोन क्या होगा, अब ये पूरा जो है ये क्या है, इसका साइड व्यू है और इसका क्या है, ये फ्रंट व्यू है। तो वो जो है ऐसा होगा, ठीक। तो इसमें रिवॉल्व हो रहा होगा, तो और ये ऐसा होगा, तो इसमें जो स्टोन होगा वो इसमें से नीचे बाहर आएगा, ठीक है। और वाइब्रेटिंग में क्या हो रहा होगा, जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है वैसे ही पूरा वाइब्रेशन होगा। तो कणों के जो स्टोन के सारे पार्टिकल होंगे वो हिलने लगेंगे और इस जो छेद होगा, जो स्क्रीन का छेद होगा उसमें से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इस शेकिंग में आप जनरली देखते हो, जब शेकिंग में आपके घर में जब काम लगता है, तो आपके घर में जब काम लगता है तो सैंड को स्क्रीन करने के लिए जो बालू होता है, बालू को चालने के लिए एक आदमी इधर हो जाता है, दोनों हाथों से पकड़ लेता है, और एक आदमी इधर हो जाता है, हाथों को पकड़ लेता है, और इसको इधर फिर इसको इधर,
इधर 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 ऐसे कर रहा होता है, तो यही क्या है, स्क्रीन है। तो इसी को हम स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो थैंक यू आपको। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, जितना मैं जानता हूँ उससे अधिक, मतलब किताब से देख करके, नेट से खोज करके, चारों तरफ से पढ़ करके मैंने अच्छे तरीके से बताया है आपको। और ये सारा जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बस अगर कुछ दिक्कत होगा तो जो है आप जो है ज़रूर कमेंट करना। बाकी अगले वीडियो में हम जो है स्टोन है, तो अब स्टोन जब हम प्राप्त कर लिए हैं तो उस पे जो है हम अलग अलग यूज के हिसाब से क्या करेंगे, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टोन जो है ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा जो है ज़्यादा दिन तक रह सकता है, किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो हम टेस्ट कर पाएंगे, तो टेस्ट करने के हिसाब से हम उसका जहाँ पे यूज जिसकी ज़रूरत होगी, अब मान लो जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, वहाँ पे जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका यूज करेंगे। तो वैसे ही टेस्टिंग करने से हमें पता चल जाएगा कि किसका हम कहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग के बारे में हम अगले वीडियो में सारे कुछ कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।